नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में कोरोना के आज 31 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1245 मरीज हैं, 422 ठीक हो चुके हैं, 11 की मौत हो गई है। अल्मोड़ा में 4, चमोली में 6, देहरादून में 6 नए केस आए हैं। नैनीताल में 3, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 3, उत्तरकाशी में 1 नया केस आया है। राजधानी में कोविड के लिए डेडिकेटेड दून अस्पताल में अभी तक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत 8 लोग संक्रमण की जद में आ चुके हैं। दून अस्पताल की 2 महिला डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स और 2 अन्य लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग क्वारंटीन हैं। दून अस्पताल में स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिंता बढ़ गई है। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती का कहना है कि हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था है। अस्पतालों में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की कोशिश है कि हेल्थ वर्कर्स की मुश्किलें सुलझाई जा सके। हमको काम करना है और हमको अपने हेल्थ वर्कर को प्रिकॉशंस में रखना है और उनको बचाना भी है। तो उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी गई है और हमारे द्वारा उनको सारे लॉजिस्टिक दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। वहीं आज राजधानी के एक बड़े निजी अस्पताल में भी एक नर्सिंग ऑफिसर और 3 स्टाफ नर्स समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव महिला के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए हेल्थ सेक्रेटरी अमित नेगी ने सभी डीएम और सीएमओ के साथ मीटिंग की और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग तेज की जाए, साथ ही होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी की जाए। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि अगले 10 दिन में व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं उनको बताए हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपका कांटेक्ट ट्रेसिंग अच्छा होना चाहिए। जो हमारा होम क्वारंटीन है उसको उसकी कैपेसिटी इनको हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमारे CCC सेंटर्स जो हैं उसमें काफ़ी अच्छी खासी हमने नंबर्स ऐड कर लिए हैं और उसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट के बारे में कहा गया कि जितने पोस्ट हैं उसको तत्काल रिक्रूटमेंट करें। कैबिनेट ने बहुत सारे हमें डायरेक्शंस भी दिए हैं, प्लस कई सारी हमारी हेल्प भी करी है कैबिनेट ने। देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना के पेशेंट्स को देखते हुए देहरादून में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आज 50 वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम जारी है, जिसमें निगम की गाड़ियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल हैं। करीब 2 लाख लीटर सैनिटाइजर से शहर में सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों के साथ शहर के हर चौक चौराहे को सैनिटाइज किया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 से 50 तक के वार्डों को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की कुल मिलाकर 50 जो 3000 लीटर की क्षमता की हमारी जो ट्रैक्टर पर से जुड़ी हुई मशीन वो होती हैं, टैंकर होते हैं, वो सैनिटाइज कर रहे हैं। 4 हमें पुलिस फायर सर्विस से मिली है, 2 बड़ी गाड़ियाँ, 2 छोटी गाड़ियाँ। इसके अलावा हर वार्ड में हमारी मोटर ऑपरेटेड मशीन है, सभी पार्षदों को दे रखी हैं। उनको भी आज कह दिया गया है और उनको जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है वो भी कल रात में ही सब वितरित कर दिया गया था। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी बड़ा अभियान है। देहरादून को हफ्ते में 2 दिन बंद करने के फैसले को कांग्रेस ने सही कदम बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए यह फैसला न सिर्फ देहरादून शहर के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए लिया जाना चाहिए। भैया, पूरे प्रदेश में संक्रमण आपके द्वारा प्रवासियों को जिस प्रकार से बिना टेस्टिंग के भेज दिया गया, पूरे प्रदेश में इस समय फैल गया है। इसलिए लॉकडाउन की पॉलिसी जो 2 दिन की है, केवल देहरादून तो न रख करके पूरे राज्य भर में इसको लागू होना चाहिए और मैं समझता हूं इसमें बड़ी गंभीरता से सरकार को काम करना चाहिए। फल और सब्जी के थोक व्यापार की सबसे बड़ी निरंजनपुर मंडी 7 दिन के लिए सील होने के बाद अब इसका असर बाजार पर भी दिखने लगा है। गुरुवार शाम को मंडी सील हुई तो शुक्रवार को व्यापारियों ने स्टॉक से काम चलाया, लेकिन शनिवार तक इसका असर फुटकर व्यापारियों पर नजर आने लगा। दुकानों में फल और सब्जी की किल्लत शुरू हो गई। इसका असर सीधे आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। फल सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। मंडी बंद हुई है तो सामान मिलने में किल्लतें हो रही है।
अब अगर जिसे ज़्यादा चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, पूरे आइटम नहीं मिल पा रहे हैं, लोग भी खरीदारी भी नहीं कर पा रहे, ना हम बेच पा रहे, और रेट में भी थोड़ा उथल पुथल तो मची रहती है। हाँ, इसे रेट में भी जब सामान कम आता है तो जिससे हम खरीद के लाते हैं तो रेट, जैसे जो 10 वाली चीज़ है हम खुद 12 की खरीद के लाएंगे तो हम कस्टमर को भी क्या रेट देंगे, ये चीज़ें से हम बहुत परेशान हैं। शुक्रवार को टनकपुर में क्वारंटीन सेंटर की जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज के अपने घर रहने के मामले में लोगों को सकते में डाल दिया है। लापरवाही के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग क्वारंटीन सेंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं टनकपुर एसडीएम का कहना है गांव के प्रधान सहित उसके परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है और मामले की जांच की बात कह रहे हैं। अपने ससुराल, इनका ससुराल रहता है यहाँ, अपने ससुराल में गया था। अब उस 1-2 घंटे में ये किन किन लोगों से मिला, किन किन लोगों से नहीं मिला, तो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन इस विषय में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। एहतियातन हम लोगों ने जो जिन लोगों के संपर्क में वो आया था, प्रधान के जो प्रधान सचिव, उनको हमने स्कूल में आइसोलेट किया है, उसके जीजा जी को हमने आइसोलेट कर दिया, उसकी फैमिली को हमने आइसोलेट किया है। सभी लोगों को जो जिनके कांटेक्ट में आया था सभी को हमने आइसोलेट कर दिया। बद्रीनाथ धाम में आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार की तरफ से पूजा हुई और उनके जल्द ठीक होने की कामना बद्री विशाल से की गई। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिजनों को ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। भगवान बद्री विशाल जी का प्रभात का अभिषेक संपन्न हुआ है और आज की अभिषेक पूजा आदरणीय सतपाल जी महाराज, माननीय मंत्री धर्मस्व पर्यटन उत्तराखंड की ओर से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए संपन्न की गई। कोरोना संक्रमण का असर राज्य को मिलने वाले टैक्स पर भी पड़ा है। सरकार ने टैक्स जमा करने की तारीख 24 जून कर दी है, जिसके बाद व्यापारी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिले में टैक्स जमा करने वाले 5000 व्यापारी हैं। पिछले साल इन 2 महीनों में सिर्फ अल्मोड़ा जिले से ही 6 करोड़ का टैक्स जमा हुआ था, जबकि इस साल अभी तक सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही जमा हो पाया है। पर्यटन की चाहे होटल है या शादी बारात सारी बंद चल रही हैं, तो किसी भी तरीके से कोई आय नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से जो टैक्स भी कोई कलेक्ट नहीं हो पा रहा और टैक्स ना कलेक्ट होने की वजह से वो सरकार को जमा भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से रिटर्न्स की फाइलिंग परसेंटेज अभी केवल 20% के आसपास है। इस वजह से अपेक्षित टैक्स आना संभव नहीं है। गत वर्ष जहां हम लोग इसी 2 माह में 6.25 करोड़ में थे, इस समय हम लोग लगभग 1 करोड़ के आसपास चल रहे हैं केवल। नैनीताल में ऑनलाइन ऑर्डर के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नैनीताल में साइबर ठगों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की कोशिश की। रेस्टोरेंट को साइबर ठगों ने सेना के नाम पर ऑर्डर दिया और फिर एटीएम कार्ड की पिन की मांग की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। सरकार ने रेस्टोरेंट खोलने के साथ होम डिलीवरी का आदेश जरूर दिया है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान ठग ज़्यादा सक्रिय हैं। ये नैनीताल का एक रेस्टोरेंट है, हालांकि जो होम डिलीवरी यहाँ से हो रही है, लोगों के ऑर्डर लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको भी ठगी का शिकार होना पड़ा है। एक ठग ने आर्मी का बहाना बना के इस तरह से पूरा सामान तैयार कराया। करीब 8-9 हज़ार का सामान उसने ऑनलाइन जो बुकिंग है, जो होटल रेस्टोरेंट का नंबर है उसमें ऑर्डर दिया। उसके बाद इस तरह से पूरा ये तैयार कराया गया, लेकिन अब जो है वो तरह तरह के बहाने बना रहा है और एटीएम और तमाम नंबर मांग रहा है। हमारे साथ दुकान स्वामी हैं। सर, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और क्या कहा जा रहा है? सर, फ़ोन आया था कि हम होम डिलीवरी कर देंगे। हमने कहा होम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम अपना आर्मी का आपको वो भेजेंगे बंदा, हम आर्मी कैंट से बोल रहे हैं। हमने पूछा कहाँ से, कह रहे हैं आर्मी कैंट से। हमारा पहले भी आर्मी कैंट में ऑर्डर जाता है, बट उन्होंने कहा हमारी नई पोस्टिंग हुई है तो हमें आपका रेफरेंस मिला है। तो हमने कहा हम कर देंगे। उन्होंने कहा अगर आपको हमारा कुछ प्रूफ चाहिए तो हम अपना कार्ड वगैरह भेज सकते हैं, आर्मी कार्ड तो हम नहीं भेज सकते, लिकर कार्ड की फ़ोटो भेज देते हैं। तो उन्होंने अपने लिकर कार्ड की और वो फ़ोटो हमें भेजी है, जिसके माध्यम से हमने, अब आर्मी का है तो हमने उस बेसिस में उनका प्रिपेयर कर दिया। उन्होंने कहा आप हमें एक ही बारी में पूरा बता दीजिए, हम बंदा भेजेंगे और वो पूरी पेमेंट कर जाएगा। जब अभी पूरा सामान रेडी हो गया तो हमने उनसे कहा सर आप भेज दीजिए। वो कह रहे हैं आप पहले पेमेंट हमारी यहाँ से रिलीज़ करेंगे, आप पहले बता दीजिए। मैंने कहा आप एटीएम कार्ड भेज दीजिएगा, हम स्वाइप कर लेंगे या वो कर लेंगे।
उन्होंने कहा नहीं, आप हमें अपना ATM पिन नंबर दीजिए, हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। आर्मी की हमारी मशीन होती है। मैंने कहा आर्मी मशीन में तो आज तक हुआ नहीं। तब थोड़ा डाउट हुआ, तब जाके पता चला कि वो बंदा फेक था। अब वो बहाने बना रहा है कि हमारा जब तक अमाउंट पहले आप वो भेजो तब हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, हम ऐसी चीज़ नहीं लेंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो नुकसान काफ़ी जो रेस्टोरेंट स्वामी हैं उनका इस तरह से हो रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से पूरा काम धाम चौपट है और इस तरह से ठग अगर सक्रिय हो रहे हैं तो ये जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि ज़रूरी होगा कि जो पुलिस है वो ऐसे ठगों पर नज़र रखें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर में एक महिला को उधार लेना महंगा पड़ गया। महिला ने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उधार नहीं चुका पाई। महिला का कहना है कि पैसे लेने पहुंचे व्यक्ति ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद महिला ने धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पैसे देने वाला है उसके द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे देख लिया जाएगा। इस बारे में जांच की जा रही है। संबंधित उप निरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों को बुलवाया जा रहा है और अगर ऐसे कोई पाया जाएगा कि किसी पक्ष द्वारा कानून के विरुद्ध कोई बात कही गई है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के लालकुआं में तैनात एक जेई के खिलाफ 42 लाख की अनियमितता पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद बिजली विभाग के कई कर्मचारी संगठन जेई के समर्थन में आ गए। कर्मचारी संगठन के लोगों ने शनिवार को कुमाऊं के चीफ इंजीनियर से मुलाकात की और जेई को जबरन फंसाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का आरोप है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के गैर कानूनी काम को मना करने पर जेई को फंसाया गया है। हमारा ये कहना है कि अधिशासी अभियंता उपखंड अधिकारी ने जो ये एफआईआर करवाई है पूरी तरह से गलत है। ये द्वेष भावनाओं से ग्रसित है। भुवन भट्ट एक ईमानदार अवर अभियंता रहे हैं। 5 अवार्ड उनको सरकार मुख्यालय से दिए गए हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे अधिशासी अभियंता द्वारा कुछ गलत कार्य कराने के लिए 2019 में कहा गया, उन्होंने उसका विरोध किया। रुड़की में पिछले 2 महीने से लागू लॉकडाउन के दौरान लूट चोरी की घटनाओं के साथ साइबर अपराध पर में कमी आई है। बता दें कि पिछले 2 महीने में 4 से 5 मामले ही सामने आए, जिस पर पुलिस और साइबर सेल ने राहत की सांस ली। वहीं सामान्य दिनों में साइबर ठगी के 1 महीने में 10 से 12 मामले आते थे। जो भी अपराध होते हैं इस कोरोना के दौर में भी उन अपराधों के अनावरण हेतु लगातार एक छोटी संगठित टीम प्रयासरत रहती है और निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। लोगों से अपील की जाती है कि साइबर अपराधों के संबंध में स्वयं जागरूक रहें, किसी से भी ओटीपी या पिन का आदान प्रदान न करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, चाहे वो कोरोना से हो या साइबर क्राइम से। प्रदेश के साथ ही आज से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हाथियों की गिनती का काम शुरू हो गया है। 3 दिन तक ये गिनती 8 जून तक की जाएगी। कॉर्बेट में इसके लिए 140 बीट बनाई गई है, जिनमें गजराज की गणना की जा रही है। हर एक टीम में कम से कम 3 मेंबर्स रखे गए हैं जो इस गिनती को अंजाम देंगे। ये गिनती सुबह और शाम के शिफ्ट में की जा रही है। बता दें कि कॉर्बेट में 2015 में हाथियों के कुनबे को गिना गया था, तब यहां 1035 हाथी मिले थे। अगले दिन जब सुबह गणना के टाइम पे हमारा स्टाफ जाता है तो उनको उनके आसपास झुंड दिखाई देता है और एक प्रपत्र सभी स्टाफ को दिए गए हैं ताकि झुंड में जितने भी जो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो मादा हो चाहे नर हो टस्कर हो, इन सब की जानकारी वो अपने प्रपत्र में भरते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को कुल 140 बीटों में बांटा गया है और सभी बीट में जो हमारे बीट अधिकारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता की टीम जो है सभी बीटों में अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर भी एलिफेंट की मूवमेंट है वहाँ पे ऑक्यूलर एस्टिमेशन और डायरेक्ट साइटिंग के मेथड से हाथियों की गणना की जाएगी। हाथी का इंसान से सदियों पुराना नाता रहा है। ऐसे में कम होती हाथियों की संख्या को देखकर इनके संरक्षण के उपाय किए गए और अब कॉर्बेट में एक बार फिर हाथियों की गिनती की जा रही है, जिसमें शानदार परिणाम मिलने की उम्मीद है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 से 8 जून तक हाथी गणना का काम किया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कॉर्बेट में कितने हाथी मौजूद हैं, ताकि इनके बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सके। उम्मीद की जा रही है कि इस बार हाथियों की संख्या में फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे पहले साल 2001 में यहाँ 590 हाथी थे। साल 2002 में घटकर 575 हो गए।
लेकिन फिर साल 2003 में 627, साल 2005 में 638, साल 2007 में 622 हुए तो साल 2015 की गणना में यहाँ हाथियों की संख्या 1035 हो गई और आखिरी बार 2017 में जब यहाँ गणना हुई तो 1893 हाथी थे, जिसमें राज्य स्तर पर हाथियों की गणना का कार्य किया जाना है और उस गणना के कार्य 3 दिवसीय गणना है जिसमें ऑक्यूलर एस्टिमेशन के आधार पर ये गणना होगी। इस गणना के आधार पर जो भी नंबर्स आएंगे उसको फिर शेयर किया जाएगा। दुनिया में अभी 2 तरह के हाथी हैं, एशियन हाथी और अफ्रीकन हाथी। अब एशियन हाथियों की सबसे बड़ी संख्या भारत में ही है, लेकिन लगातार विकास कार्य और इंसानों से संघर्ष के चलते हाथियों की संख्या कम हुई, जिसके बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हाथियों के संरक्षण के लिए की गई। इस प्रोजेक्ट के 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पर वन महकमा लगातार काम करता रहता है, जिससे कि मानव हाथी संघर्ष कम से कम हो। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, इनके जो कॉरिडोर्स थे वो अवरुद्ध होते चले गए। कहीं बड़ी बड़ी शहर जो थे वो और महानगर बन गए, जो रेलवे लाइन आ गई या नहरें बन गई, सड़क जो थे वो आ गए या फिर बिजली की लाइन आ गई। तो उस कारण जो है इनके जो गलियारे थे जिनको ये लंबी दूरी पर प्रवास के लिए यूज़ करते थे वो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गए। कॉर्बेट और उसके आसपास कुछ साल पहले तक एलिफेंट राइडिंग भी हुआ करती थी, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद से इसे बंद कर दिया गया। हालांकि कॉर्बेट फाउंडेशन की बैठक में इसे फिर से शुरू करने की सहमत बनी थी, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं किया जा सका है। इस बीच में लॉकडाउन होने के कारण उसमें कुछ गति कम हुई है और मैं सोचता हूँ कि आगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम प्रस्ताव को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। अब कॉर्बेट तो बाघों का गढ़ है, लेकिन यहाँ विशालकाय हाथी को देखना भी किसी रोमांच से कम नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस बार की गणना में भी हाथियों की संख्या में जोरदार इजाफा होगा। पहले सेना में इसकी भर्ती होती थी, सेना में लड़ाई के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता था। उसके बाद जो है हम देखें तो आखेट के लिए भी इसको काफ़ी प्रयोग में लाया गया। उसके बाद अब जो है वन महकमा इसके साथ ही गश्त के लिए इसको प्रयोग में लाता है और साथ ही अगर हिंदू मान्यता की बात करें तो वहाँ भी इसको काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है। गोविंद पाटनी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद जहां लोग गंदगी करने से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं पौड़ी में नगर पालिका प्रशासन अब इस मामले पर सख्त हो गया है। पालिका परिषद ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए निरीक्षण दल बनाए हैं। पालिका प्रशासन का कहना है कि जो भी गंदगी करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ चालान के साथ एक्ट के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में पालिका क्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण दल हमने बनाए हैं, जो कि ये देख रहे हैं कि कोई सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी तो नहीं फैला रहा है या थूक तो नहीं रहा है, और थूकने पे जो भी एक्ट है हमारा उसके तहत हम जो है चालानी कार्रवाई अमल में। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में आज मोबाइल डीआर एक्सरे सिस्टम मशीन का शुभारंभ हो गया है। सांसद अजय टम्टा और डीएम ने एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। ये मशीन कुछ ही मिनटों में एक्सरे की रिपोर्ट दे देगी। पेशेंट जहां पर भी है वहीं उस पेशेंट की एक्सरे किया जा सकता है और तुरंत सेकंड्स विद इन सेकंड्स उसका एक्सरे क्लीन भी हो सकता है, दिख जाएगा। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, कोविड के पेशेंट भी अभी ऐसे तो आते हैं, तो उनको लिए हमको जल्दी कैसे हम उनको सुरक्षा दें, इसलिए ये मशीन बहुत अपने आप में अच्छी है। केरल में गर्भवती हथिनी को क्रूरतापूर्वक मारे जाने की घटना के बाद से लोग अभी तक स्तब्ध हैं। वहीं उत्तराखंड के विकासनगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां मदन पाल नाम के एक शख्स पर 5 महीने के छोटे कुत्ते का गला रेतकर मारे जाने की घटना कैमरे में कैद हो गई। पशु प्रेमी सौम्या बजाज ने इस मामले में विकासनगर पुलिस में शिकायत दी, जिस पर एक्शन लेते हैं पुलिस ने आरोपी मदन पाल को गिरफ्तार कर लिया। मदन पाल पर आईपीसी कई धाराएं लगी, जिनमें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत लगी धारा भी शामिल है। रिलायंस जियो को लेकर दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के मुताबिक सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी ने जियो में 4,546 करोड़ का एक्स्ट्रा निवेश किया है। इस निवेश के बाद जियो में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 2.08% हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक का कुल निवेश बढ़कर
10,202 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे पहले 4 मई को सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ का निवेश किया था। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में अब तक फेसबुक, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, विस्टा, जनरल अटलांटिक और केकेआर निवेश कर चुके हैं। सिल्वर लेक की नई घोषणा के बाद अब तक जियो में 92,202 करोड़ का निवेश हो चुका है। कंपनी ने 19.9% हिस्सेदारी बेच दी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।